हे फोक्स, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आपने जैसे कि आपको पता है कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले एसएससी सीजीएल 2024 के बारे में जो बिगनर एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए कंप्लीट डिटेल का वीडियो डाला था कि सीजीएल के बारे में जितनी भी डिटेल हो सकती है, छोटे से छोटे लेके इंपॉर्टेंट जो पोस्ट होती है, जो फेमस पोस्ट होती है, सारी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एएस हो या जीएसटी इंस्पेक्टर या फिर पोस्टल असिस्टेंट, जितनी भी सारी पोस्ट के बारे में मैंने एक वीडियो डाला था और सारी डिटेल के बारे में कि एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है, क्या सैलरी होती है, कितनी वैकेंसी होती है, किस फ्रिक्वेंसी में एग्ज़ाम होता है, हर चीज़ के बारे में, हर एक छोटे डिटेल के बारे में उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। वो वीडियो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और उसके अंदर आपने कमेंट भी किए कि आपको स्ट्रैटेजी चाहिए 2024 के लिए। तो उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2024 के एस्पायरेंट के लिए। जितने भी 2024 में आने वाले एस्पायरेंट जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए वीडियो रहेगा, स्पेशली उनके लिए रहेगा, उनसे भी ज़्यादा जो कि किसी भी तरीके का पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैंने इससे पहले बैंकिंग के एग्जामिनेशन क्रैक किए हैं और एसएससी सीजीएल भी मैंने 2022 क्रैक किया सिर्फ यूट्यूब की हेल्प से ही। और मैंने बैंकिंग के लिए भी स्ट्रैटेजी का वीडियो बनाया था कि यूट्यूब से ही आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो बैंकिंग एस्पायरेंट्स को वो चीज़ काफ़ी हेल्प करी, काफ़ी उनको वो चीज़ पसंद आई। उसी की तरह एसएससी सीजीएल की भी मैं चाहता हूं कि उन सभी एस्पायरेंट्स की जो कि पेड कोर्स खरीद नहीं सकते हैं या फिर कन्फ्यूज़न रहता है क्या खरीदना चाहिए या श्योर नहीं रहते हैं और यूट्यूब से अपनी प्रिपरेशन किसी भी रीज़न से कंटिन्यू करना चाहते हैं, फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग नहीं है, तो ये वीडियो ताकि उन तक पहुँच सकें तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि सभी उन भाइयों की जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पेड कोर्स किसी भी फाइनेंशियल रीज़न से, उन तक ये वीडियो पहुँच सके और अपनी सीजीएल की प्रिपरेशन वो कंटिन्यू कर सकें और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकें और ख़ुद को एक अच्छी पोस्ट डिलीवर कर सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था मैंने उसमें डिटेल्स एक्सप्लेन की थी, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में छोटी छोटी डिटेल आपको एक ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूंगा और कंप्लीट वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको डिटेल में वो वीडियो सुनना हो तो आप उस वीडियो पर क्लिक करके 2024 की कंप्लीट डिटेल सुन सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं पहले आपको बता दूं, मैं आपको एग्जाम पैटर्न और जितनी भी छोटी डिटेल्स होती है, कौन सी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, उनकी डिटेल क्या होती है, किधर पोस्टिंग होती है, ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है या सैलरी क्या होती है, ठीक है, कौन सी क्या प्रोज होते हैं उन पोस्ट के या कॉन्स होते हैं। इसके साथ साथ ही चारों सब्जेक्ट जो होते हैं प्री के, वो एग्जाम पैटर्न किस तरीके का होता है, मेंस का एग्जाम पैटर्न किस तरीके का होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो, पेड सोर्स से या फिर आप YouTube से ही सिर्फ कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। हर एक चीज़ के बारे में, इन सभी पॉइंट्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, एग्ज़ाम फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं तो जो सीजीएल का एग्ज़ाम होता है वो साल में एक बार होता है और ऐसा नहीं कि इस बार आया तो अगली बार ही नहीं आएगा। हर साल में एक बार सीजीएल का एग्ज़ाम निकलता है और इसमें जो वैकेंसी होती है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे वैकेंसी होती है। वैकेंसी इसमें 7,000 से 10,000 के आसपास रहती है। 2022 के अंदर जो वैकेंसी थी, जैसे आपको पता है कि 36,000, अगर आप नए एस्पायरेंट्स हैं तो आप सोच रहे होंगे कि 2022 में 36,000 वैकेंसीज थी, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 7,000 से 10,000 के आसपास ही बता रखी है। तो 2022 का एग्ज़ाम हुआ था सीजीएल का, वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल था, आप उसको छोड़ दीजिए क्योंकि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि 36,000 के आसपास वैकेंसी आई हो किसी एसएससी के एग्ज़ाम में, तो वो एक एक्सेप्शनल केस था। उसके अलावा नॉर्मल अगर अपन बात करें तो वैकेंसी 7,000 से 10,000 के आसपास रहती है। सैलरी की अगर बात कर लेते हैं तो जो ग्रॉस सैलरी बनती है छोटी से छोटी पोस्ट की एसएससी सीजीएल के थ्रू जब आप लेंगे, जो आपके पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट या 2400 ग्रेड पे की कोई सी भी पोस्ट आपको मिलती है, उसमें जो आपकी सैलरी रहती है वो लगभग 50,000 के आसपास आपकी ग्रॉस सैलरी रहती है। और 90,000 जो डब्ल्यू की पोस्ट होती है, मैं आपको बताऊंगा इसमें, उसकी 90,000 के आसपास पर मंथ आपकी सैलरी रहती है। इन हैंड अगर बात कर लेते हैं तो इन हैंड और ग्रॉस में क्या डिफरेंस है मैं पहले आपको बता देता हूँ, अगर आपको पता नहीं है तो ग्रॉस बिना डिडक्शन के, बिना इनकम टैक्स कटे हुए या फिर बिना कोई भी किसी भी तरह का डिडक्शन हो, जो टोटल सैलरी होती है वो होती है। और इन हैंड सैलरी वो होती है जो आपके अकाउंट में आपको मिलती है सारे डिडक्शंस होने के बाद में। तो जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो कम से कम आपको 45,000 रुपये मिलती है सीजीएल के थ्रू में, जो आपको पोस्ट मिलेगी। और जो हाईएस्ट पोस्ट होती है डब्ल्यूओ की 4800 ग्रेड पे की, उसके अंदर जो इन हैंड सैलरी आपको मिलती है एक महीने की, वो आपको 80,000 रुपये पर मंथ मिलती है। इसके साथ ही अपन एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि कौन से एस्पायरेंट्स जो है इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। तो ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है, मैंने लिखा है ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप आर्ट्स से की हो, चाहे कॉमर्स, चाहे साइंस, चाहे किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने कर रखा है, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो आप सीजीएल का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि अभी 2022 से ही सीजीएल का एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है। तो एग्ज़ाम पैटर्न को जानना 2024 के एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो है 2 फेजेज़ में एग्ज़ाम होगा, टियर 1 एंड टियर 2। पहले टियर 1 की बात कर लेते हैं। तो टियर 1 के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है 100, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं 100। इसके अंदर 4 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके।
सबके बराबर बराबर क्वेश्चंस होते हैं, 25-25 क्वेश्चन सबके होते हैं, ऐसे करके टोटल 100 क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके साथ ही एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है, और जो नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें 0.5 होती है, ठीक है। इसमें अगर अपन सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं, वैसे तो अभी तो सेफ स्कोर ज़रूरी नहीं है इस चीज़ में, पर फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे दूँ, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं तो आप कम से कम अपना टारगेट 130 प्लस कीजिए, 130 प्लस या 140 प्लस, कि इतने आपको एक सेफ स्कोर लेके चलना है एग्जामिनेशन में, ताकि आपका टियर 1 क्लियर हो जाए। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि टियर 1 पहले जो है टियर 1 के मार्क्स ऐड होते थे, पर 2022 से जब से पैटर्न जो है सीजीएल का चेंज हुआ, तब से टियर 1 के मार्क्स, टियर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया। तो अब आपको टियर 1 सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स आपके मेरिट के बेस में, मेरिट में नहीं ऐड होंगे। इसके बाद में टियर 2 आता है, जिसमें आपको 130 क्वेश्चन टोटल देखने को मिलते हैं। इसमें 390 मार्क्स का पेपर होता है और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। नेगेटिव मार्किंग जो आती है 1 मार्क्स की आती है। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 0.33% लगभग 3 क्वेश्चन पे आपको एक क्वेश्चन पूरा आपका गलत हो जाएगा। अगर आपके एक क्वेश्चन आपका गलत होता है फॉर एग्जांपल, तो आपके सीधे 4 क्वेश्चन कटेंगे। एक 3 नंबर तो वो जो आपके उस क्वेश्चन के थे सही क्वेश्चन, अगर आप उसको सही कर देते हैं, और 1 नंबर आपका उसकी नेगेटिव मार्किंग। तो 1 नंबर की इसकी नेगेटिव मार्किंग है टियर 2 में। इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से सब्जेक्ट के आते हैं और कितने कितने आते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। टियर 2 के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं वही 4 सब्जेक्ट होते हैं जो टियर 1 के अंदर होते हैं। पहले जो होते थे इंग्लिश और सिर्फ मैथ्स आती थी, बट अभी पैटर्न चेंज हो गया है, तो अब जीएस और रीजनिंग भी आने लग गई है। तो जीएस, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश चारों सब्जेक्ट इसमें आते हैं। इसका वेटेज जो होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, और एग्जाम भी थोड़ा डिफरेंट फेजेस में होता है। कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो टियर 2 का रीजनिंग का सब्जेक्ट होता है उसमें टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं, और ऐसे ही मैथ्स का जो सब्जेक्ट होता है उसमें भी 30 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन अगर 3 नंबर का है तो 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का हो गया, और दूसरा मैथ्स का 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के हो गए। तो जो टोटल आपका जो फेज़ 1 जो पार्ट 1 होता है, आपको 2 पार्ट में टियर 2 का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपको पहले पार्ट में 1 घंटे के अंदर मैथ्स और रीजनिंग करनी होती है। टोटल 60 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 30 रीजनिंग के और 30 मैथ्स के। 180 नंबर का आपका पेपर वो होता है पार्ट 1 का, तो वो आपको रहता है। उसके बाद में जो पार्ट 2 रहता है, जिसके अंदर आपको इंग्लिश और जीएस देखने को मिलती है। इंग्लिश इसमें आपको 45 मार्क्स देखने को मिलती है। अब एक क्वेश्चन अगर 3 नंबर का है तो 45 क्वेश्चन जो है 135 मार्क्स के हो गए टोटल। इस तरीके से जीएस जो होती है उसमें 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो 75 मार्क्स। एक क्वेश्चन अगर 3 नंबर का है तो 75 क्वेश्चन जीएस के आपके 75 नंबर के हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो आपको पार्ट 2 होता है इसमें टियर 2 के अंदर, जो आपको 1 घंटे में ये भी करना होता है, ये इसके अंदर आपको 210 मार्क्स का ये पार्ट 2 होता है। तो 200, इसलिए आपकी जो टियर 2 के अंदर इंग्लिश और जीएस हो जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस तरीके से आपका जो पेपर होता है ये टोटल 390 मार्क्स का होता है। अब आप इसमें एक और चीज़ होती है कंप्यूटर। पहले कंप्यूटर नहीं था, बट अब कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और मैं वैसे वीडियो के एंड में ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा, बट फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन अभी शुरू कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत कीजिए, क्योंकि मैं कई ऐसे एस्पायरेंट्स को जानता हूँ जिनके 390 में से 330 प्लस मार्क्स तक भी थे, लेकिन कंप्यूटर में वो फेल हो गए, क्वालिफाई नहीं कर पाए, और इस वजह से उनको कोई भी पोस्ट नहीं मिली। तो इसलिए आप एक चीज़ का खास ध्यान रखिए कि जब आप प्रिपरेशन शुरू करें तो आप कंप्यूटर को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं प्रेस्टिजियस जॉब्स विद मैनी बेनिफिट्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ फेमस जॉब होती है, आपको यूट्यूब के ऊपर एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये सब आपने देखी होगी, और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको दूंगा कि कौन सी जॉब में क्या होता है, क्या प्रोज होते हैं, क्या कौन से होते हैं, और कौन सी जगह पर इनकी पोस्टिंग्स होते हैं। तो सबसे पहले अपन PASA की बात कर लेते हैं, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। अब इसकी बात अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो CGL 2022 से था, उससे पहले PASA की जो पोस्टिंग होती उसकी जो आपको पोस्टिंग दी जाती थी वो CHSL के थ्रू दी जाती थी, लेकिन बाद में इसे CGL 2022 में CGL में शिफ्ट किया गया CHSL से। इसी वजह से CGL 2022 के अंदर आपको 36,000 वैकेंसीज देखने को मिली, क्योंकि लगभग 19 से 20,000 के आसपास वैकेंसीज जो थी 36,000 में से वो सिर्फ पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की थी। इस वजह से इतनी ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिली, तो इसलिए ये जो पोस्ट थी ये थोड़े से न्यूज़ में रही। इसके अपन बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे कि सैलरी आपको दिख रही होगी 45,000 इन हैंड। अब इसमें जो ग्रॉस सैलरी होती है 50,000, और इन हैंड मैंने आपको डिफरेंस बताया कि ग्रॉस सैलरी बिना कुछ भी कटिंग करें, आपकी कोई भी इनकम टैक्स या किसी भी तरह की कोई कटिंग होती है वो नहीं हो रखी होती है, और आपकी ग्रॉस सैलरी वो होती है। और इन हैंड सैलरी वो होती है जो आपके अकाउंट में आती है। तो इंपॉर्टेंट आपकी जो होती है वो होती है इन हैंड सैलरी। तो जो आपकी इन हैंड सैलरी होती है वो आपकी 45,000 रहती है। इसमें जो पोस्टिंग होती है वो जैसे कि आप देख रहे होंगे ऑल इंडिया पोस्टिंग आपको देखने को मिलती है। आपकी मेरिट के बेसिस पे होता है, आपके जितने अच्छे मार्क्स होते हैं, जितने अच्छे रैंक आपकी होती है, उससे उतनी अच्छी आपकी पोस्टिंग
आपको आपकी मनचाही पोस्टिंग मिल जाती है। एक फ़ायदा इसमें ये होता है कि अगर आपकी रैंकिंग, आपके मार्क्स अगर अच्छे हैं, आपकी रैंक अच्छी है, अगर आपको बड़ी हायर पोस्ट मिल सकती है, मान लीजिए 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे या 4600 ग्रेड पे, अगर आपको ये ग्रेड पेज समझ नहीं आ रहे हैं तो मैंने जो इससे पहले सीजीएल का वीडियो बनाया था, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा, मैंने पूरी डिटेल में उसमें एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपकी अच्छी रैंक है तो अगर आप बड़ी पोस्ट ले सकते हैं उस रैंक उन मार्क्स के बेसिस पे, लेकिन आप फिर भी अगर पीएससी या कुछ चूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको आपका होम टाउन ही मिल जाएगा। होम स्टेट की मैं बात नहीं कर रहा, आपको होम टाउन तक मिलने के इसमें काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ ही टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी और टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी, और जो जैसे कि आपको पता है कि टैक्स असिस्टेंट होते हैं 2400 ग्रेड पे की पोस्ट होती हैं। इसमें कुछ फ़ायदे होते हैं, फास्ट प्रमोशंस होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको जैसे कि एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें आगे देखिए आप। अब आप इसमें देख रहे होंगे फास्ट प्रमोशंस कैन बिकम इनकम टैक्स ऑफिसर। अब ये जो टैक्स असिस्टेंट की जॉब होती है सीबीडीटी में, इसमें आप इनकम टैक्स तक भी बन सकते हैं। आपके प्रमोशनल एग्ज़ाम होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं उसके थ्रू पे, और ऑल इंडिया इसकी पोस्टिंग होती है। और उसके बाद में यूडीसीज एंड मिनिस्ट्रीज़ की बात कर लेते हैं, पोस्टिंग जो होती है। अब एक मैं मिथ आपको दूर करना चाहूँगा कि काफ़ी लोग यूट्यूब पे ये चीज़ बताते हैं कि यूडीसीज जो होते हैं मिनिस्ट्रीज़ में वो दिल्ली में पोस्टेड होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। सारी यूडीसीज जो है वो दिल्ली में पोस्टिंग आपको नहीं देती हैं। कुछ यूडीसीज ऐसे होते हैं जो कुछ आपको दिल्ली में पोस्टेड होते हैं, जबकि बाकी आपके सारे ऑल ओवर इंडिया आपकी पोस्टिंग होती है। तो वो कुछ यूडीसीज कौन सी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, जब आपकी एग्जामिनेशन हो जाएगा, आपकी पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरनी होगी, आपकी मिनिस्ट्री की प्रेफरेंस आपकी भरनी होगी, तो उस टाइम पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कौन सी मिनिस्ट्रीज़, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं या दिल्ली के आसपास किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको ट्रांसफर्स नहीं पसंद है, या फिर आप एक स्टेट, आप अपने कंट्री की कैपिटल में काम करना चाहते हैं, तो मेट्रो सिटी में आप काम करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। सैलरीज़ की जो रहती हैं 2800 ग्रेड पे की पोस्ट रहती है, 55,000 से ज़्यादा आपकी इन हैंड सैलरी इसमें देखने को मिलती है। इसके बाद में अपन डिविजनल अकाउंटेंट की बात कर लेते हैं। एक टाइम था फ्रेंड्स की डिविजनल अकाउंटेंट वन ऑफ द फेमस पोस्ट में से एक थी। अब इसमें से क्यों था मैं आपको बता देता हूँ, और आज के टाइम पे ये चीज़ उतना फेमस नहीं रह गया, ऐसा नहीं है, अभी भी काफ़ी लोग इसको चूज़ करते हैं क्योंकि इसमें आपको खुद का स्टेट मिलता है। तो ये मैं आपको पहले के टाइम पे और अभी के टाइम पे आपको कुछ कंपैरिजन बताऊंगा। सबसे कुछ पॉइंट्स मैं आपको इस बारे में बताना चाहूँगा इस जॉब के बारे में, जैसे कि बी योर ऑन बॉस। अब इसका क्या मतलब है, अब आपको इसमें जो है आपका खुद का ऑफिस मिलता है, आप खुद के ऑफिस में खुद बॉस बन के काम कर रहे होते हो। ऐसा नहीं है आपके ऊपर, ऐसा नहीं है पूरी तरह से आप ही काम कर रहे होते हो, आपके ऊपर भी ऑफिसर्स होते हैं, आपको उनका जवाब देना होता है। बट हाँ, इसमें एक्चुअली क्या होता है, जैसे आगे आप देखेंगे कि इसमें वर्क प्रेशर थोड़ा सा कम रहता है और आपका खुद का एक ऑफिस मिलता है, तो एक अच्छी सी फीलिंग होती है कि आपका खुद का ऑफिस है, खुद का कैबिन है, इस वजह से। उसके बाद में बेस्ट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। अब जो एस्पायरेंट्स यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक डिसेंट सैलरी की जॉब भी उनके पास हो, तो वो डिविजनल अकाउंटेंट को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको वर्क प्रेशर कम देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने वर्क प्रेशर कम बता दिया तो इसका मतलब आप ये समझें कि आपको बिल्कुल ही काम नहीं करना पड़ता है, आप ऑफिस जाएंगे, हाजिरी लगाएंगे पहले की तरह और घर पे आ जाएंगे, ये ऐसा नहीं है। अब किसी भी आप, अगर एक चीज़ मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा, मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं कि अगर आप अब गवर्नमेंट जॉब में, किसी भी जॉब में जाना, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होकर जा रहे हैं तो आप ये चीज़ बिल्कुल भी मान के मत जाइएगा कि आपको बिल्कुल भी काम नहीं रहेगा। आप जाएंगे, हाजिरी लगाएंगे और आ जाएंगे, आपको अब जाके काम करना पड़ेगा, पहले जैसी चीज़ें नहीं रही हैं और आपको काम करना भी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। और उसके बाद में ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पहले लोगों को नहीं पता रहती थी, या पहले लोग उतना इस चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, बट अब ऐसा देने लग गए। आपने कई वीडियोस अगर आप देखेंगे जो डिविजनल अकाउंटेंट के पोस्ट पे सेलेक्टेड ऑलरेडी, क्योंकि इसका जो ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है, पुराने टाइप का ऑफिस होता है, और फ़ैन, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह एसी मिलेगा, फ़ैन वाला इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो इसलिए ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से डिविजनल अकाउंटेंट पोस्ट उतनी अट्रैक्टिव नहीं रहती है। लेस वर्क प्रेशर, जैसे कि मैंने आपको बताया, अंडर स्टेट गवर्नमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस वजह से लोग जिनकी अच्छी खासी रैंक आती है, अच्छे मार्क्स आते हैं, टॉप करते हैं जब जो सीजीएल में, वो इस पोस्ट को चूज़ करते हैं। अब देखिए, मैंने इसमें राइट भी लगाया और क्रॉस भी लगाया। अब दोनों क्यों लगाया मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ। और पहले इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने से पहले सैलरी बता देता हूँ आपको। 65,000, 65,000 के आसपास 4200 ग्रेड पे की पोस्ट होती हैं और 65,000 के आसपास आपकी इसमें सैलरी रहती है। अब इस पॉइंट पे आ जाते हैं, अंडर स्टेट गवर्नमेंट, कंप्लीट सर्विस इन वन स्टेट। अब इसका क्या मतलब है, अब जैसे कि आप देखेंगे कि अगर आपके मार्क्स, फॉर एग्जांपल अगर किसी के मार्क्स अच्छे हैं और वो टॉप में अगर उसकी रैंक आ रही है और उसको पता है कि उसकी स्टेट में, उसके होम टाउन में या उसकी होम स्टेट में वैकेंसी है और उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग
उनकी जो है पोस्टिंग उनके स्टेट में हो सकती है। तो ये जॉब उनके लिए बहुत बेस्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें जिस स्टेट में अगर आप एक बारी चूज़ हो गए हैं, फॉर एग्जांपल आप यूपी से बिलोंग करते हैं और अगर आप यूपी से चूज़ हो गए हैं, या दिल्ली से या राजस्थान से किसी भी एक स्टेट से बिलोंग करते हैं, और अगर आप खुद की स्टेट में चूज़ हो गए हैं, आपको आपकी स्टेट मिल गई है, अलॉट हो गई है, तो आपको आपकी पूरी सर्विस किसी भी दूसरी स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी सर्विस आप अपनी एक सिंगल स्टेट में बिता सकते हैं। तो इस वजह से ये जो पोस्ट होती है, ये डिविजनल अकाउंटेंट, ये बहुत अट्रैक्टिव पोस्ट हो जाती है, क्योंकि कुछ सालों के बाद में ट्रांसफर्स लेके आप अपने ही होम टाउन में आ सकते हैं, खुद की स्टेट से खुद की सिटी में। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है, मान लीजिए ये आपकी रैंक अच्छी नहीं है या आपके मार्क्स अच्छे नहीं है और आपने डिविजनल अकाउंटेंट को प्रेफरेंस में भर दिया है, और अगर आपको डिविजनल अकाउंटेंट मिल जाता है लेकिन खुद की स्टेट ना मिलकर कोई दूसरा स्टेट मिल जाता है, तो फिर आपके लिए ये पोस्ट थोड़ी सी प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि फिर आपको दूसरे पोस्ट में पूरी लाइफ टाइम रहना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो बहुत कम ही कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो दोबारा सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं देते हैं, और फिर सीजीएल का एग्ज़ाम बार बार देंगे तो आपको भी तकलीफ होगी और जो नए कैंडिडेट्स आएंगे उनको भी तकलीफ होगी। तो ये पॉइंट मैं बाद में भी बताऊँगा वीडियो के लास्ट में, और अभी भी मैं बता देता हूँ इसी पॉइंट पर जब आया है, तो कि आप एक बारी सबसे पहले जब सीजीएल की प्रिपरेशन शुरू करें तो सीजीएल की जितनी भी पोस्ट, इंपॉर्टेंट पोस्ट चाहे नहीं हो, आपकी फेवरेट पोस्ट हो, कोई सी भी पोस्ट हो, हर एक पोस्ट की आप जॉब प्रोफाइल, कहाँ उनकी पोस्टिंग होती है, कहाँ उनके ट्रांसफर्स होते हैं, आप इस चीज़ की वीडियो को यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, अच्छे से पूरी डिटेल ले लीजिए। उसके बाद में ही अपना मन बनाइए कि आपको ये पोस्ट चाहिए। नहीं तो आपको अगर कोई गलत पोस्ट मिल गई या आपको कोई ऐसी पोस्ट मिल जाती है, आपको मान लीजिए आपकी फेवरेट है, फॉर एग्जांपल आपकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बहुत लोगों की फेवरेट होती है, और अगर आपकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपको साउथ इंडिया में मिल जाते हैं, आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, या फिर आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं और अगर आपको नॉर्थ इंडिया में मिल जाती है, तो आपके लिए वो थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात बन जाएगी, क्योंकि उसमें ट्रांसफर्स थोड़े से स्लो होते हैं और शायद इंटर रीजनल ट्रांसफर्स उसमें नहीं होते हैं। तो इस वजह से आप पहले एक बारी सभी पोस्ट का पता कर लें कि किसकी पोस्टिंग कहाँ होती है, क्या वर्क प्रोफाइल होती है, क्या आपकी लाइफ, आपका एटीट्यूड, आपका जो वर्क प्रोफाइल है, आपकी जो फेवरेट पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप पूरी लाइफ टाइम उस जॉब को दे सकते हैं क्या। उसके बाद में ही आप वो जॉब चूज़ करें। अगर आपको यूट्यूब पर कोई वीडियो किसी प्रोफाइल पर नहीं मिलता है किसी पोस्ट को लेकर, तो मैंने कुछ जॉब प्रोफाइल्स की वीडियोज़ बना रखे हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, पोस्टल असिस्टेंट, बाकी सबके आप वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर कोई पोस्ट अगर आपको उसमें नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं उस पोस्ट के रिगार्डिंग सारी डिटेल, कहाँ पोस्टिंग होती है, क्या ट्रांसफर पॉलिसी होती है, हर एक चीज़ मैं उसका आपको बता दूंगा। इसके बाद में अब अपन कुछ पोस्ट की बात कर लेते हैं जो कि पावरफुल पोस्ट्स में मानी जाती हैं, जैसे कि सीबीआई। आपको पता है कि जो सीबीआई, एनआईए और आईबी, सीबीआई आप पहले आपको अगर आपको पता नहीं है, आप बिगनर एस्पायरेंट है, तो मैं आपको बता दूं कि सीबीआई के अंदर भी सीजीएल के थ्रू पोस्टिंग होती है। सैलरी इसकी जो होती है 65,000 होती है और ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। अब एनआईए की बात कर लें, सीबीआई सबको पता होगा, बहुत फेमस चीज़ है। एनआईए की बात कर लेते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब ये कौन सी जॉब होती है, अब मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर बताता हूँ कि अगर आपने मनोज बाजपेयी सर की एक वेब सीरीज़ आई थी फैमिली मैन, अगर आपने वो वेब सीरीज़ देखी है तो उसके अंदर वो जिस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रहे होते हैं वो था एनआईए। तो अगर उनकी आपने लाइफ देखी, एग्जैक्ट लाइफ वैसी नहीं होती है जैसे वेब सीरीज़ में दिखाते हैं ऑब्वियसली, बट हाँ कुछ कुछ वैसी होती हैं। उसके साथ ही आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो ये तीनों जॉब है जो पावरफुल जॉब होती हैं। आपको थोड़ा सा डेंजरस प्लेसेस पे भी कभी कभी आपकी लाइफ में एक बारी पोस्टिंग होती है, लेकिन पावरफुल जॉब्स होती है और ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी कि नहीं यार मुझे एक पावरफुल जॉब चाहिए, थोड़ा सा कुछ करना है और मेरे पास पावर रहनी चाहिए ग्राउंड रियलिटी पे, तो उसके लिए आप ये पोस्ट चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको जैसे कि ये पोस्ट दिख रही होगी, जीएसटी इंस्पेक्टर। अब इस पोस्ट के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे सबसे फेमस पोस्ट में से एक पोस्ट है ये जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट में। अब क्यों है, यूनिफॉर्म की वजह से ऑब्वियसली। लेकिन इस चीज़ के लिए इसके लिए मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, पूरी में कहाँ आपको पोस्टिंग मिलती है, क्या ट्रांसफ़र पॉलिसी होती है, क्या सैलरी होती है, यूनिफॉर्म के बारे में हर एक चीज़ मैंने जीएसटी इंस्पेक्टर के बारे में बना रखा है। उसके जॉब प्रोफाइल का वीडियो मैं आपकी प्लेलिस्ट में, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो की प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और उसको पूरा वीडियो चेक कर सकते हैं। फिर भी अपन थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं। यूनिफॉर्म, अगर आपको यूनिफॉर्म पसंद है तो आप जीएसटी इंस्पेक्टर को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो ज़्यादातर यूट्यूबर्स आपको नहीं बताते हैं, कि आपको यूनिफॉर्म जो होती है वो पूरे साल भर आपको नहीं पहननी होती है। ओनली जो अपने नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं 26 जनवरी, अपने रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, इन्हीं 2 दिन पर पहननी होती है। या फिर कोई बड़ी मीटिंग अगर आपकी हो रही है उसमें आपको, या फिर कोई फंक्शन है उसमें आपको यूनिफॉर्म पहननी है। उसके अलावा डेली बेसिस पे आपको यूनिफॉर्म नहीं पहननी होती है। डेली बेसिस पे आप अपने नॉर्मल ड्रेसेस में होते हैं। पोस्टिंग ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। आगे बढ़ते हैं, एएसओ।
एएसओज़ में आपको पता है 6-7 मिनिस्ट्रीज़ में पोस्टिंग, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ में पोस्टिंग होती है। अब सब एक मिथ बताते हैं कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में जैसे यूडीसीज़ के जैसे कि दिल्ली में इसकी पोस्टिंग होती है परमानेंट, पर ऐसा नहीं होता है। कुछ 6-7 मिनिस्ट्रीज़ होती है जिनकी पोस्टिंग आपको दिल्ली में मिलती है, जैसे कि रेलवे मिनिस्ट्री हो गई, या फिर इलेक्शन कमीशन हो गया, या वाइस प्रेसिडेंट हाउस हो गया। और भी कुछ मिनिस्ट्रीज़ होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिनकी आपको परमानेंट पोस्टिंग दिल्ली में मिलती है। बाकी सभी मिनिस्ट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है। अब वो कौन सी मिनिस्ट्रीज़ होती है कौन सी नहीं, अगर उसका वीडियो मैंने एक्सप्लेन पूरा डिटेल में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल और मिनिस्टर का सब बना रखा है, उसका वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद में कुछ बात कर लेते हैं, क्लरिकल नेचर की जॉब होती है थोड़ी सी, बट ऐसा नहीं है कि सेम वर्क होता है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, कुछ लोग बोलते हैं बहुत बोरिंग लाइफ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में काम करते हैं तो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में आपको डिफरेंट वर्क करने का मौका मिलता है। फास्ट प्रमोशंस होते हैं, सैलरी आपकी 75,000 के आसपास रहती है, स्टेबल लाइफ होती है, क्योंकि आपका ट्रांसफर, अगर आपको इन मिनिस्ट्रीज़ में जो 6-7 मिनिस्ट्रीज़ होती हैं इनमें से किसी में पोस्टिंग मिलती है तो आपकी स्टेबल लाइफ उसमें रहती है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। आपको पता है कि सबसे फेमस पोस्ट और सबसे टॉपर्स की जो पसंदीदा पोस्ट होती है वो होती है इनकम टैक्स ऑफिसर। एडवेंचरस जॉब होती है, आपकी समाज में काफ़ी अच्छी प्रतिष्ठा होती है। इस जॉब को लेकर कुछ अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पावरफुल जॉब होती है और ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, टॉपर्स चॉइस होती है। अगर आप पिछले 4-5 साल का किसी भी ईयर का डेटा अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10 में से कम 5 टॉपर्स जो थे उन्होंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चूज़ कर रखा है, क्योंकि आपको खुद को पता है कि अगर आप अपने समाज में या अपने आसपास में अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर है तो आपकी क्या रिस्पेक्ट रहती है। तो इस वजह से लोग इस पोस्ट को चूज़ करना पसंद करते हैं। उसके साथ साथ ही मैंने इसके बारे में भी यहाँ ज़्यादा नहीं लिख रखा है, क्योंकि मैंने इसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल का वीडियो, पूरी जॉब प्रोफाइल का, क्या जॉब प्रोफाइल होती है, कहाँ पोस्टिंग होती है, क्या ट्रांसफर पॉलिसी होती है, क्या सैलरी होती है, हर एक चीज़ के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखा है। मैं उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उसके बाद में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये जो होती है सीजीएल की सबसे ज़्यादा सैलरी की पोस्ट होती है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जैसे कि आप देख रहे होंगे, सैलरी इसमें 90,000 के अप्रॉक्स रहती है, 90,000 के आसपास। फील्ड की जॉब होती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फील्ड की जॉब कर सकते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट जॉब रहेगी, क्योंकि इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जैसे कि मैंने बताया हाईएस्ट सैलरी की जॉब है सीजीएल में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पोस्ट के बारे में, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ओनली गजेटेड जॉब फ्रॉम ज्वाइनिंग। अभी इसका क्या मतलब है, मैंने वीडियो बनाया था उसमें किसी ने पूछा भी था, तो मैं ये चीज़ यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओनली गजेटेड पोस्ट का इसमें क्या मतलब है? ओनली गजेटेड पोस्ट का मतलब है कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप, जैसे कि कोई भी, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनवा रहे होते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसमें अगर ऐसा लिखा हुआ रहता है, आपने देखा होगा कि आपके आसपास के 2 प्रतिष्ठित लोगों के आप इसमें सिग्नेचर कराइए या 2 ऑफिसर लोगों के सिग्नेचर कराइए, तो वो जिन ऑफिसर्स के आप सिग्नेचर कराते हैं वो गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। तो वो जो साइन करने की पावर होती है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, वो आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में आपको फर्स्ट डे से मिलती है, और सीजीएल की कोई भी दूसरी ऐसी पोस्ट नहीं है जिसमें आपको ये पावर फर्स्ट डे से मिलती हो। ठीक है, तो ये असिस्ट, लेकिन इसके लिए मैं बता दूं आपको कि इसके लिए आपको अलग से एग्ज़ाम देना पड़ता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए। और ये कुछ पोस्ट थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट थी जो कि आपको फेमस पोस्ट आपको यूट्यूब के ऊपर देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी ब्रीफ में। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए और कहाँ से नहीं पढ़ना चाहिए, आप 2024 के एस्पायरेंट्स हैं तो, और यूट्यूब से ही आप अपनी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ 1-2 क्वेश्चन एस्पायरेंट्स के मन में रहते हैं, पेड कोर्सेज या फ्री सोर्सेज। तो अभी मैं बताऊंगा आपको, सारे आपके चॉइसेस हैं। आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पेड कोर्सेज लीजिए, नहीं तो आप यूट्यूब से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन रहता है कि इतना ज़्यादा कंपटीशन और इतनी कम वैकेंसीज है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कितना भी कंपटीशन हो, आपको सिर्फ आपकी एक वैकेंसी से मतलब होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको दूसरी किसी चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ एक वैकेंसी लेनी है, उससे ज़्यादा आपको कोई मतलब नहीं है। चाहे कितने भी वैकेंसीज आए, चाहे 2,000 आए, चाहे 10,000 आए, चाहे 20,000, चाहे 2 लाख, चाहे 2 वैकेंसी आए, कितने भी वैकेंसीज आए, आप सिर्फ उस एक वैकेंसी से मतलब रखिए, आपकी जॉब 100% लग जाएगी। अब अपन जो है पूरी हर एक टॉपिक के बारे में, हर एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, कौन सी टीचर को, कौन से यूट्यूब चैनल को आपको फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आप सीजीएल 2024 में एक सिलेक्शन ले पाए। तो जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ की पॉइंट्स लिख रखे हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, काफ़ी लंबा वीडियो है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी फाइनेंशियल रीज़न की वजह से पेड कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो अपनी सीजीएल की प्रिपरेशन कर सकें। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ से। की पॉइंट्स, जब मैं कुछ की पॉइंट्स बताऊँगा, इससे पहले एक क्वेश्चन है कि जब भी आप सीजीएल, अगर आप सोच रहे हैं कि सीजीएल 2024 के लिए मैं प्रिपेयर करूँ, तो आप खुद से एक क्वेश्चन पूछिए कि इज़ इट फॉर मी, क्या ये मेरे लिए है? अगर आपका जवाब आता है यस, तो फिर मैं आपसे एक चीज़ एडवाइस देना चाहूँगा कि आप सब कुछ भूल करके अगले 8 महीने सीजीएल में लग जाइए। सब चीज़ इंतज़ार कर जाएगी, आपकी फैमिली, आपके दोस्त,
आप किसी से भी बात करते हैं, सब आपका इंतज़ार कर लेगा अगर आपका एक बार करियर सेट हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको ये आपका जवाब यस आता है तो आप सब कुछ भूल के अगले 8 महीने सीजीएल की प्रिपरेशन में लग जाइए। अब कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस, अब इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं। सिलेबस का क्या मतलब है कि आपको सबसे पहले एसएससी सीजीएल का सिलेबस डाउनलोड करना है, सिलेबस देखना है, सिलेबस को अपने पास रख लेना है और उस सिलेबस के आसपास में ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि कुछ और सिलेबस है और आप कैट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको वो चीज़ नहीं करनी है क्योंकि सीजीएल का एग्जाम उतना हार्ड नहीं आता है जितना हवा बना हुआ है। तो इस चीज़ के लिए आप सिलेबस से स्टिक रहिए, सिलेबस को अच्छे से जानिए और उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे करंट अफेयर्स को छोड़ दीजिए, उसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेम टू सेम क्वेश्चंस भी रिपीट होके आ जाते हैं जीके के अंदर, तो स्पेशली रीजनिंग के अंदर वही टॉपिक रहते हैं, वही सब तरीका होता है पूछने का, वही पैटर्न्स होते हैं। मैथ्स के अंदर आपको कई बार सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं पिछले 3-4 साल के, अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो बस खाली डाटा चेंज हो जाता है। तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिमिलरली इसी तरह इंग्लिश के अंदर भी आपको पता है कि रूल्स वही फिक्स रहते हैं, वही पूरा सिलेबस है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि प्रिपरेशन के लिए एस्पायरेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं, जब जो कि मैंने इसमें लिख रखा है स्टार्ट बिफोर नोटिफिकेशन। जबकि एस्पायरेंट क्या करते हैं, पहले वेट करते हैं कि सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा, फिर कोई वीडियो अपलोड करेगा यूट्यूब पे, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से नहीं करनी है। उसके बाद में हम वो वीडियो देखेंगे, फिर 5-10 दिन और वेट करेंगे और फिर उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर इतना टाइम आप वेस्ट करोगे तो इतनी देर में 1000 लोग पढ़ रहे हैं, लाखों लोग पढ़ रहे हैं, और अगर वो लोग पढ़ रहे हैं तो आपका क्यों सिलेक्शन होगा, उनका क्यों नहीं होगा। इसीलिए इस चीज़ का इंतजार मत कीजिए, पहले नोटिफिकेशन आएगा, कोई वीडियो बनाएगा यूट्यूब के अंदर ऊपर, मैं 10 वीडियो देखूंगा। कई एस्पायरेंट्स होते हैं जो वीडियो चेक करते रहते हैं, स्ट्रैटेजी के वीडियो चेक करते रहते हैं। आप कोई सी भी, चाहे आप ये वीडियो देख रहे हैं या इससे पहले आपने कोई दूसरी स्ट्रैटेजी देखी हो, सारी स्ट्रैटेजीज वर्क करती हैं, बशर्ते आप किसी एक स्ट्रैटेजी से स्टिक होकर चले। क्योंकि अगर कोई स्ट्रैटेजी बता रहा है मतलब उसने सिलेक्शन लिया है उस चीज़ से, और उसके बाद में वो आपको स्ट्रैटेजी बता रहा है तो वो स्ट्रैटेजी उसके लिए वर्क की होगी, आपके लिए भी वो स्ट्रैटेजी वर्क करेगी। लेकिन आपको 10 स्ट्रैटेजीज देखने के बजाय एक ही स्ट्रैटेजी स्टिक रहना है और उसको ही पकड़ कि आपको अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है, ठीक है, 10 जगह वीडियो में नहीं भटकना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट मॉक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये किस तरीके से देना है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, और कब देना है। शुरू में आपको मॉक नहीं देना है, आप पहले अपना 50-60% कम से कम अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। आपको लगे कि मेरे थोड़े बहुत 70-80 मार्क्स भी आ रहे हैं 200 में से, या 90 मार्क्स भी आ रहे हैं, उसके बाद अपना मॉक देना शुरू कीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप अपन सब्जेक्ट वाइज शुरू करेंगे। जैसे कि आपको पहला सब्जेक्ट दिख रहा होगा मैथ्स का, ठीक है। इसमें अपन बात कर लेते हैं मैथ्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे कि मैंने आपको की पॉइंट्स में बताया, अपना सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद में जितना भी आपको सिलेबस है, आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन से टॉपिक्स नहीं है, आपको उसमें से अलग करना है कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए ईजी, अगर आपने कभी पढ़े हो तो, ठीक है, नहीं पढ़े हो तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अब कहाँ से करना है कंप्लीट और उसके बाद में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, उस चीज़ के लिए मैंने हर एक चीज़ के लिए आपको यूट्यूब के ऊपर प्रिपरेशन कर रखी है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ पॉइंट यहाँ से बताता हूँ कोचिंग के लिए। कई लोग ये पूछेंगे कि कोचिंग उनको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इसका मेरे पास एक सिंपल सा जवाब है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर पाएंगे, तो आप कोचिंग लीजिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और इसमें भी कोई ड्रॉबैक की बात नहीं है, मैंने खुद ने भी बैंकिंग एग्जाम क्लियर किए हैं यूट्यूब से ही, और अभी 2022 का सीजीएल का भी एग्जाम क्रैक किया है यूट्यूब से ही बिना किसी कोचिंग के, तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रही होगी, आप उसमें मुझसे पर्सनली कनेक्ट होइएगा, मैं आपसे बात करूँगा और आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं मैथ्स के ऊपर थे अपन सिलेबस। अब सिलेबस आपको कहाँ से करना है, इस चीज़ के लिए मैंने, जैसे कि मैंने बैंकिंग के लिए जब वीडियो बनाया था तो मैंने वहाँ पे भी ओल्ड वीडियोस रेफर किए थे, और यहाँ पे भी मैं ओल्ड वीडियोस ही आपको रेफर करूँगा, क्योंकि मेरी खुद की स्ट्रैटेजी रहती है कि नई वीडियोज़ की बजाय मैं ओल्ड वीडियो देखूँ, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो वही होता है। ऐसा नहीं है कि 2 साल पहले सिलेबस कुछ और था या साल भर पहले सिलेबस कुछ और था और अगले साल सिलेबस कुछ और हो जाएगा, इतना चेंज नहीं आता है कभी भी, ठीक है। तो सिलेबस वही रहता है, आपको ओल्ड वीडियो देखना है, क्योंकि नई वीडियोज़ अगर आप देखते हैं तो नई वीडियोज़ में, अगर आप मान लीजिए किसी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आप मेरे चैनल को फॉर एग्जाम्पल फॉलो कर रहे हैं, वैसे मैं टीचिंग की वीडियोज़ नहीं डालता, पर एग्जाम्पल के लिए अगर आप मेरी वीडियोज़ फॉलो कर रहे हैं और अगर मैंने आज वीडियो डाल दिया तो आज तो आपने पढ़ लिया, लेकिन कल मैंने वीडियो नहीं डाला अगर, तो आप फिर कल पैनिक करेंगे कि यार आज तो वीडियो आया ही नहीं, ठीक है, और आपका जो तैयारी है वो वहाँ पर स्टक हो
जाएगी। तो इसलिए आप ओल्ड वीडियोज़ को फॉलो कीजिए, काफ़ी सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। कुछ टीचर्स मैं यहाँ रिकमेंड कर रहा हूँ। ये किसी भी तरीके का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ कि किसी भी तरीके का पेड प्रमोशन नहीं है, ये खाली सोर्सेज है जो मैंने खुद ने फॉलो किए थे अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए और सीजीएल की प्रिपरेशन में। तो इसमें देखिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप ओल्ड वीडियोज़ से कीजिए। गगन प्रताप सर ओल्ड मैराथन वीडियोज़ आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, बहुत फेमस टीचर है, आप सभी को पता होगा गगन प्रताप सर। आप उनके ओल्ड वीडियोज़ देखिएगा, मैराथन वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, हर एक टॉपिक के आपको मिल जाएंगे सिलेबस के, आप वो ओल्ड वीडियोज़ कीजिए। उसके साथ साथ ही आप चाहे तो आरबीई पे, आरबीई जो चैनल है, शुभम जैन सर आपको पता होगा, उनके ओल्ड वीडियोज़ आप कर सकते हैं। अब दोनों में से आपको जिन भी टीचर्स के आपको ओल्ड वीडियोस, एक और मैं आपको सजेशन दूं, रोहित भैया आपको कंपटीशन प्रिपरेशन करके, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है वो, कंपटीशन प्रिपरेशन एक यूट्यूब चैनल है, उसमें रोहित भैया है, वहाँ वो स्टार बैच पढ़ाते हैं। स्टार बैच करके उनका एक बैच आता है यूट्यूब पे फ्री में, उसमें वो कंप्लीट सिलेबस उन्होंने पहले भी करवा रखा है और शायद अभी भी उन्होंने दोबारा शुरू किया है 2.0 करके, आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। तो तीनों में से आपको, आप तीनों टीचर्स पे जाइए, आपको जो भी वीडियो, जो टॉपिक आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक टीचर से स्टिक हो जाइए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी टीचर से स्टिक होने के बजाय अपने सिलेबस से, अपनी प्रिपरेशन से स्टिक होइए। अगर आप अपने सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और कोई टॉपिक, फॉर एग्जांपल अगर आपको टाइम एंड वर्क गगन प्रताप सर से अच्छा लग रहा है तो आप उनसे पढ़िए, आपको मेंसुरेशन आरबी शुभम जैन सर से अच्छा लग रहा है तो आप उनसे पढ़ लिए। इसी तरीके से अगर आपको नंबर सिस्टम रोहित भैया से, कंपटीशन प्रिपरेशन पे स्टार बैच में अच्छा लग रहा है तो आप उनसे पढ़िए। आपको जो टॉपिक सिलेबस का जिस भी टीचर से अच्छा लग रहा है, तीनों में से आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का आप खास ख्याल रखिए, क्योंकि स्टूडेंट इस तरीके की गलती करते हैं, एक टीचर पे स्टिक कर जाते हैं, जिस वजह से उनको काफ़ी दिक्कत आती है। क्योंकि कोई टॉपिक आपको किसी टीचर का समझ आएगा और कोई टॉपिक किसी टीचर का। मैंने खुद ने भी ऑलमोस्ट यूट्यूब से हर एक टीचर से पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 3 टीचर सजेस्ट कर रहा हूँ, ताकि आप अपना कंप्लीट सिलेबस, जो टॉपिक है, आप तीनों से एक बारी देखिए। आपको जिस भी टीचर से जो टॉपिक आपको समझ आता है, आप वो टॉपिक उस टीचर से पढ़िए। उसके बाद में आप जब सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो आपको उसके साथ साथ और उसके बाद में क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जैसे कि आप देख रहे होंगे, जो मैंने लिख रखा है रोहित भैया PYQ, ये जो मैंने आपको बताया कंपटीशन प्रिपरेशन करके एक चैनल है, ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ही हैं, इनके चैनल पे जाइएगा। वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के 2018 से लेकर 2022 तक के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, और शायद हो सकता है कि फ्यूचर में 2023 के भी ये वीडियोस डाल दें। काफ़ी कुछ इन्होंने कंटेंट डाल रखा है, तो आप इनकी वीडियो पे जाइएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप करिए, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार, जितनी बार आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं 2018 से 2022 तक के 5 साल के, आप लगा दीजिए। क्योंकि वही आपको सिलेबस है, वही टॉपिक होते हैं, वही पैटर्न होता है और वही मेथड होते हैं, खाली डेटा चेंज होता है, फार्मूलाज वही पूछे जाएंगे। अगर आपको कौन का वॉल्यूम पूछा है तो वही कौन का वॉल्यूम वही रहने वाला है जो 2018 में था और 2023 में और 2024 में, वो चेंज नहीं होगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, या यहाँ से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही जब आपको लगे कि आपका लेवल थोड़ा सा अच्छा खासा हो चुका है, उस टाइम पर आप गगन प्रताप सर के चैनल पर जाइएगा, और वहाँ पर जो हाई लेवल के वो सेलेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं, आप उन सेलेक्टेड क्वेश्चन को कर सकते हैं। उससे आपकी जो लेवल जो है अलग लेवल पर आप हो जाएंगे मैथ्स में। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको दूंगा, वर्क ऑन कैलकुलेशन। अब कई स्टूडेंट से मिस्टेक करते हैं, जिस वजह से उनका जब वो एग्जामिनेशन में बैठते हैं या फिर मॉक दे रहे होते हैं तो उनका कंप्लीट मॉक अटैम्प्ट नहीं हो पा रहा होता है, या फिर एग्जामिनेशन में वो कंप्लीट अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं, पूरे क्वेश्चंस गो थ्रू नहीं कर पाते हैं, उससे पहले उनका टाइम कंप्लीट हो जाता है, तो कैलकुलेशन पे वो काम नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को आप नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। कैलकुलेशन पे आप जितने ज़्यादा हो सकता है दिन में 10 मिनट ही सही, दिन में 5 मिनट, तो ये भी नहीं करा कि आप 10 मिनट दीजिए, दिन में 5 मिनट ही सही, आप क्यूब्स याद कीजिए, आप स्क्वायर याद कीजिए, आप किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे ही बैठ के, जब आप बोर हो रहे हैं या आप पढ़ नहीं रहे, 5 मिनट के लिए सही, आप दिन में 5 मिनट दीजिए भले ही, पर कैलकुलेशन को आप ज़रूर दीजिए, ताकि आपकी कैलकुलेशन, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा शिफ्ट में, आपकी शिफ्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसी आ जाती है कि कैलकुलेटिव शिफ्ट है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, सीजीएल का कोई भी एग्जाम हार्ड नहीं आता है, हाँ ऐसा जरूर होता है कि कैलकुलेटिव आ जाता है, जिस वजह से अटैम्प्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा होता है। तो इसलिए आपको अपनी कैलकुलेशन पर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैथ्स के लिए स्ट्रैटेजी थी। इसके साथ साथ ही अपन रीजनिंग की बात कर लेते हैं। कंप्लीट सिलेबस, रीजनिंग में पहला पॉइंट है कंप्लीट सिलेबस। आपका जो भी सिलेबस है, आपका जो भी टॉपिक है, आप सिलेबस से कंप्लीट कीजिए। इसके लिए मैं आपको कोई भी टीचर पर्टिकुलर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप रीजनिंग पे सर्च कीजिएगा यूट्यूब के ऊपर कि SSC CGL रीजनिंग कंप्लीट सिलेबस प्लेलिस्ट। अब ये जो मैंने बोला SSC CGL रीजनिंग कंप्लीट सिलेबस प्लेलिस्ट, आप ये सर्च कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट दिखेगी टीचर्स की। आप वो कोई सी भी, जो भी आपको टीचर आपको अच्छा लगता है, आपको दिखने में अच्छा लगे, आपको पढ़ाने में अच्छा लगे, कोई भी टीचर, आप उन टीचर्स को प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, आप उनको देखिएगा। पहले सिलेबस आप मैच कर लीजिएगा कि उस प्लेलिस्ट में पूरा सिलेबस है ना, ठीक है। तो वो सिलेबस आप मैच कर लीजिएगा, उसके बाद में आप वो प्लेलिस्ट से पढ़ना शुरू कर दीजिए, किसी भी टीचर से। मैं किसी पर्टिकुलर टीचर का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में मॉक, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे मॉक। अब रीजनिंग
रीजनिंग में आपको पता है कि कुछ खास ऐसा नहीं होता कि सबको आती है, खाली प्रैक्टिस की बात होती है। आपको एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। रीजनिंग ऑलमोस्ट सबको आती है। मॉक में आपको रिवर्स लर्न कर रहा है, आपको मॉक देना है, मॉक देने के बाद में आपको उसका एनालिसिस करना है और वहीं से आपको सीखना है कि कौन से टॉपिक थे जो आपने छोड़ दिए, जो आपको नहीं आए या गलत हो गए। दैट्स इट, इतना ही। ये 2 चीज़ आपकी इनफ है रीजनिंग के लिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वो क्लियर कर दूंगा। इसके बाद में अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, इंग्लिश की, जो कि काफ़ी लोगों का वीक होता है। अगर आप हिंदी मीडियम से या कुछ, तो मैं उस चीज़ के लिए भी आपको बताऊंगा। ग्रामर में आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो करनी है ग्रामर। आपको आपकी इंग्लिश में आपको, मैंने जैसे आपको बताया कि आपका सिलेबस डाउनलोड कीजिए, आप सिलेबस देखिए, उसके बाद में अपना ग्रामर कीजिए। आप ग्रामर के लिए आप कंप्लीट बेसिक सिलेबस, जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, पैसिव वॉइस होते हैं, टेंसेस होते हैं या प्रीपोजिशंस होते हैं, जितने भी टॉपिक्स होते हैं, आप वो टॉपिक एक बार ही कंप्लीट कीजिए ताकि आपको सिलेबस का आइडिया हो सके। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वॉकेब। अब वॉकेब के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ब्लैक बुक, जो मैंने आपको ब्रैकेट में लिख रखी ब्लैक बुक, ये बुक आती है, आप बुक खरीद लीजिए, ऐसा कुछ मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फाइनेंशियली वीक हो या कि फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर जो कर सकते हैं वो बुक खरीद सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा फिलहाल के लिए, ठीक है। तो उसमें जैसे कि मैं आपको बताऊं ब्लैक बुक में, क्योंकि पूरी बुक याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मैं कभी भी बुक्स रिकमेंड नहीं करता ज़्यादा। और बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आप बुक पढ़ने से ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हो तो आप ये खरीद सकते हैं। प्रीवियस ईयर के आप वॉकेब पढ़िए, उनको आप याद कीजिए और वॉकेब पे आप ध्यान दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप ये ना सोचिए कि आप नई से नई वॉकेब याद करते जाएंगे, क्योंकि वॉकेब बहुत वास्ट सेक्शन है और पूरा वॉकेब याद करना पॉसिबल में नहीं होता। अगर मैं भी करने बैठूँ तो मुझे भी वॉकेब अभी तक ना पूरी याद है ना कभी होएगी, और मैं करना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि वो सिर्फ टाइम वेस्टिंग है, पूरे उस पर ध्यान देना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हो जाती है वॉकेब से भी इंपॉर्टेंट, आपको पता है यहाँ पर वो हो जाती है रीडिंग स्किल्स। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है मैं आपको बताता हूँ। चाहे बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि मेरा खुद का बैंकिंग एग्जामिनेशन क्लियर करने का, SBI PO का प्री, IBPS PO का प्री, और बाकी IBPS क्लर्क का पूरा फाइनल सिलेक्शन, और ये सब SBI क्लर्क का प्री, ये सब का क्लियर करने का मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि जो बैंकिंग की इंग्लिश होती है वो SSC से कंपैरेटिवली थोड़ी सी हार्ड लेवल की आती है। और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिस वजह से मैंने ये सब क्रैक किया, वो था मेरी रीडिंग स्किल्स। मैंने अपनी रीडिंग स्किल्स को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया कि मुझे अगर कोई वर्ड आता भी नहीं था तो उसको पढ़ने के बाद में मुझे एक फीलिंग आ जाती थी, एक आइडिया लग जाता था कि यार ये इसका मतलब हो सकता है, या फिर ये क्वेश्चन गलत हो सकता है इस जगह, या ये एरर इसमें इस जगह एरर हो सकता है। तो वो जो फीलिंग आती है, वो फीलिंग लाने के लिए आपने एक चीज़ आपने सुनी होगी आपके किसी टीचर से या फिर कहीं पे भी, कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी इंग्लिश बहुत ईजीली जो है सही हो जाती है, जबकि एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है या फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की बहुत ख़राब होती है, क्योंकि मैं आपको खुद बताऊँ, मैं खुद भी 12th तक हिंदी मीडियम से था। फर्स्ट ईयर में मैंने इंग्लिश मीडियम मैंने चेंज किया हिंदी मीडियम से फर्स्ट ईयर में, और स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर तो मुझे कुछ भी नहीं समझ आता था, टीचर्स क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। मैं अपने पड़ोसी को देख के लिखता था कि यार वो क्या बोले टीचर्स, और 6 महीने बाद मुझे समझ आने लगा थोड़ा थोड़ा। तो थोड़ा सा टाइम तो आपको देना पड़ेगा, थोड़ी सी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उसके बाद में आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब रीडिंग स्किल्स आपको सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अब आप कई मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। इसमें से एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आप पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर आपको बोरिंग लगता है तो आप नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, नॉवेल्स आपको बोरिंग लगता है तो आप मूवीज़ आप देखते होंगे, आप वो इंग्लिश में देखना शुरू कर दीजिए। उसके साथ साथ ही अगर आप एक बेनिफिशियल चीज़ करते हैं तो मैंने आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रखी है द हिंदू। आप द हिंदू पढ़िए, आपको वो बहुत काम आएगा, आपकी वोकेब भी उससे इंप्रूव होगी, आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होगी। अब ये द हिंदू पढ़ना कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको द हिंदू, जैसे ही किसी भी टीचर का आप द हिंदू सर्च कीजिए, पर्टिकुलर किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगर फिर भी आप किसी टीचर की रिकमेंडेशन चाहते हो तो मैं आपको संतोष रे करके एक संतोष रे सर है, आप उनकी सर्च कर लीजिएगा, वो काफ़ी अच्छा द हिंदू का एडिटोरियल करवाते हैं। अगर अभी रिसेंट वीडियोस नहीं है तो आप उनके पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, वो भी सही में बेनिफिशियल आपके लिए रहेंगे। तो आप द हिंदू कर सकते हैं, जिससे आपकी रीडिंग स्किल्स और वोकेब आपकी इंपॉर्टेंट होगी। और यही जो होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपके PQRS कॉम्प्रीहेंशन और जो पैसेजेस आते हैं, पैराग्राफ्स आते हैं, उसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स को आती हैं वो उसी में आती है। और ये रीडिंग स्किल जब आपकी इंप्रूव होगी तो आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प वहाँ पर होगी। उसके बाद में मैंने एक चीज़ बता रखी है कि आपने कंप्लीट सिलेबस ग्रामर का कीजिए। उसके साथ ही आप अगर एक ब्रीफ में एक वीडियो चाहते हैं कि कौन सा वीडियो आप कर सकते हैं इस ग्रामर की सिलेबस के लिए, तो एक वीडियो है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। ये एक मैराथन वीडियो है, शायद 11-12 घंटे का आई गेस वीडियो होगा ये, निमिषा बंसल मैम का।
वैसे तो ये बैंकिंग के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन एसएससी के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आप अगर एक वीडियो चाहते हैं मैराथन वीडियो के, आप कहाँ से पढ़ सकते हैं ये ग्रामर के रूल्स, तो आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स आप सर्च कीजिएगा, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स निमिषा बंसल, ठीक है, आपको ये वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके बाद में ये इंग्लिश की बात रह गई। अब अपन जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाता है जीके जीएस का। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि पूरी एक चीज़ मैं आपको यूट्यूब से कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं ये चीज़ मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि इसके बाद में अगर आप इस स्ट्रैटेजी से स्टिक रहें तो आपको दूसरी कोई स्ट्रैटेजीज पर अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। जीके में जैसे कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आपको पता है कि जीके का सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ना चाहेंगे तो आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने हैं, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ ही करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। करंट अफेयर्स आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे इतने सारे करंट अफेयर्स होते हैं, एग्जाम आते आते आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। बेटर है कि जब आपका एग्जाम होने वाला हो उसके 1 महीने पहले आप करंट अफेयर करना शुरू करें, और जितने भी मंथली और वीकली वीडियोज़ आपको मिले, सब मंथली वीडियोस रिकमेंड करते हैं, बट मैं वीकली वीडियोस भी आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई न्यूज़ आपकी मंथली वीडियोस में आपकी कवर नहीं हो रही हो। बट ये आपके ऊपर है, अगर आप वीकली वीडियोस करना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट आप मंथली वीडियोस करंट अफेयर के लिए कीजिए, वो आपके लिए मोर देन इनफ होंगे। अब कौन से टीचर्स के कर सकते हैं, कौन से टीचर्स के नहीं, तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर आपको मैं टीचर या यूट्यूब चैनल सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आप खाली यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा मंथली करंट अफेयर वीडियोज़, और आपको जो भी करंट अफेयर्स के मंथली वीडियोज़ दिखें आप वो कर सकते हैं, वो आपको एसएससी के एग्जाम में बेनिफिशियल होंगे। अब एक पर्टिकुलर चैनल अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जीके के लिए आप परमार एसएससी करके यूट्यूब चैनल है, परमार सर उस पर पढ़ाते हैं, ठीक है, आप वो फॉलो कीजिए, वो काफ़ी अच्छे लेवल पे आपको उसमें बता रहे हैं जीके एसएससी की। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको अलग कलर से भी लिख के बता रखी है, क्योंकि हाईलाइट होना ज़रूरी है, मेक नोट्स एंड रिवाइज। जीके जीएस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हो जाती है कि आप नोट्स बनाएं अपनी खुद की हैंड राइटिंग में, ताकि आप उस चीज़ को कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकें। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि नोट्स बनाने में शुरू में बहुत जोर आता है, बहुत बोरिंग काम होता है ये, बट आप इस चीज़ को नेगलेक्ट मत कीजिए, नहीं तो ये आपको बहुत भारी पड़ेगा। आप नोट्स बनाइए और रिवाइज कीजिए, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको वीडियोस बार बार देखने पड़ेंगे और आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें। उसके बाद में साइंस के लिए अगर पर्टिकुलर में बात करूँ तो आरबीई आपको जो पता है शुभम जैन सर का चैनल है रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन, इसके ऊपर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे शायद नाम हो सकता है मैं गलत लूँ मैम का, तो वहाँ पे एक मैम पढ़ाती है, शायद राधिका मैम है आई गेस, आप उनका साइंस की वीडियोस वो अपलोड करते हैं, आप वो देखिए, वो आपको काफ़ी बेनिफिशियल हेल्प होंगे। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको आपको नेगलेक्ट नहीं करना है। नहीं, कई बार पिछली बार भी ऐसा हुआ तो इस बार भी ऐसा होगा। अगर आप कई एस्पायरेंट्स होंगे जिनको ऐसा लगेगा कि यार कंप्यूटर में बाद में पढ़ लूँगा, मुझे आता है, इस चीज़ को लेकर आप नेगलेक्ट मत कीजिएगा, नहीं तो आपके अच्छे मार्क्स होने के बाद में भी 300 प्लस मार्क्स होने के बाद में भी आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी। अब कंप्यूटर पढ़ कहाँ से सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए आरबीई चैनल पे ही, जो मैंने राधिका मैम बताई अभी, अगर राधिका मैम ही है तो मैम पढ़ाती हैं, उनका नाम है आरबीई चैनल पे रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन, शुभम जैन सर का चैनल है, वहाँ पे वो कंप्यूटर की क्लासेस उन्होंने कराई है फ्री में, और पीडीएफ्स भी अवेलेबल कराई है, आप वो कीजिए, वो मोर देन सफिशिएंट होगा। उसके बाद में टाइपिंग की बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको पता है कि टाइपिंग भी इंट्रोड्यूस हुई है सीजीएल में, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप डेली 30 मिनट कीजिए, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं आती है तो आप डेली 30 मिनट दीजिए, और अगर आपको थोड़ी बहुत टाइपिंग आती है तो आप 10 से 15 मिनट भी देंगे तो वो मोर देन सफिशिएंट होगा, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि टाइपिंग में बहुत प्रॉब्लम लेने की बात है, बहुत ईजी लेवल की टाइपिंग होती है, ज़्यादा टाइपिंग हार्ड नहीं होती, तो इसके लिए ज़्यादा हेडेक लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। खाली जितना मैंने बताया, अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो आप डेली में 30 मिनट दीजिए, और आप थोड़ी बहुत आपको टाइपिंग आती है 10 से 15 मिनट भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगी। इसके बाद में ये कंप्लीट डिटेल थी, कंप्लीट आप कहाँ से यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एस्पायरेंट्स के, वो भी मैंने लिख रखे हैं, और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उनका जवाब आपको दे दूंगा। पेड कोर्स, पहला क्वेश्चन कि पेड कोर्स का एस्पायरेंट्स पूछते हैं पेड कोर्स लेना चाहिए कि नहीं, तो मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा कि आपको पेड कोर्स नहीं लेना चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, फाइनेंशियली आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप पेड कोर्सेज लीजिए। और अगर आप नहीं कर सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई, जो यूट्यूब सोर्सेज बताया, आप उनसे कीजिए, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। बुक्स के लिए आप पर्टिकुलर बुक्स मैंने अभी इसमें रिकमेंड नहीं की है, तो अगर आप मांगेंगे तो मैं वो उस चीज़ का वीडियो भी आपको बना दूंगा। बाकी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बुक्स लीजिए, अगर आप नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने बताया आप उन सोर्सेज को फॉलो कीजिए और अपने नोट्स बनाइए, वो भी मोर देन सफिशिएंट होगा। तीसरा क्वेश्चन, कई एस्पायरेंट्स बोलते हैं कि हमसे हो नहीं रहा है या फिर मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। इस चीज़ के लिए मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा बंदा आके सिलेक्शन लेगा, बहुत लोग हैं पढ़ने वाले, तो
आप ये चीज़ बिल्कुल भूल जाइए कि आपसे नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी, महीने भर, 2 महीने भर, 3 महीने भर, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे आपको जब सिलेबस समझने लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी काम शुरू में जब आप करते हैं तब सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में मैं आपको खुद कहता हूँ कि आपको दिक्कत आएगी। जो भी एस्पायरेंट बिगिनर शुरू करेंगे उनको दिक्कत आएगी। मुझसे कोई पूछता है तो मैं उससे यही बोलता हूँ कि भाई स्टार्टिंग में 1-2 महीने आपको बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन ये सोच के छोड़ मत देना कि यार मुझसे तो हो नहीं रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पता है कोई भी काम आप करेंगे आपको प्रॉब्लम आएगी, नहीं होगी वो आपकी चीज़ के लिए, आप नई में सीख रहे होंगे। लेकिन जब आपको एक टाइम बीत जाता है, आपको चीज़ें आपके लिए नई नहीं रहती है, उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होती है। तो इसलिए 1-2 महीने सिलेबस से स्टिक रहिए, सिलेबस पढ़िए अच्छे से, जिस तरीके से मैंने बताया उन सोर्सेज को फॉलो कीजिए, और 2 महीने बाद आपको प्रॉब्लम, ये जो हो नहीं रहे वाली प्रॉब्लम होती है, ये नहीं होगी। मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत अभी एग्जाम, अभी आप प्रिपरेशन कीजिए, 50-60% सिलेबस दीजिए, मॉक्स दीजिए। मॉक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसके लिए मैं डिफरेंट वीडियो बना दूंगा आपको किस तरीके से मॉक अटैम्प्ट करना है 2024 एस्पायरेंट्स के लिए, तो आपको वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आप जब सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, पर एग्जाम होने वाला होगा, उस टाइम पे मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि मार्क्स आप कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन में, जो सभी 2024 के एस्पायरेंट या आने वाले कोई भी, आने वाले 1-2 साल 3 साल में कोई भी एस्पायरेंट अगर मेरा ये वीडियो देखता है, तो मैं उसको, मैंने ये वीडियो में शुरू में भी कहा था, मैं फिर कहूँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप पहले आपकी जो फेवरेट पोस्ट है या फिर कोई सी भी पोस्ट है जो आपको लगता है कि मुझे ये पोस्ट लेनी है, आप उसकी वर्क प्रोफाइल चेक कीजिए, उसकी सैलरी चेक कीजिए, उसकी पोस्टिंग कहाँ होती है वो चेक कीजिए, कहाँ ट्रांसफ़र्स होते हैं, क्या ट्रांसफ़र पॉलिसी होती है, ईजिली ट्रांसफ़र हो जाते हैं या नहीं होते हैं, हर एक एस्पेक्ट आप चेक कीजिए, उसके बाद में आप वो पोस्ट चूज़ कीजिए। नहीं तो आप अगर सिलेक्शन भी ले लेंगे और आपको कोई ऐसी पोस्ट मिल जाती है जो आपको लगता है कि यार मेरे लिए तो सही है, लेकिन जब मिलने के बाद में आपको पता चलता है कि नहीं यार, ये वर्क प्रोफाइल तो मेरे अकॉर्डिंग सेट नहीं हो पा रहा है, मुझे दिक्कत आ रही है इस वर्क प्रोफाइल में, तो आप फिर से सीजीएल का एग्जाम देंगे, और वो खुद के लिए भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, और अगर कोई नया एस्पायरेंट आ रहा होगा उसके लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक होगी, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी में फिलहाल के लिए वेटिंग लिस्ट का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक रिक्वेस्ट है सभी एस्पायरेंट्स के लिए कि आप प्रिपरेशन शुरू करने से पहले सारी जॉब प्रोफाइल्स का वीडियो चेक कीजिए। मैंने कुछ जॉब प्रोफाइल्स बना रखी है कुछ पोस्ट के ऊपर, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और जो आपको नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं और बना दूंगा, ताकि आपको भी बार बार सीजीएल का एग्जाम ना देना पड़े, और जो नए एस्पायरेंट हैं उनके लिए भी आप जो सीट वेस्ट ना करें। तो ये एक वीडियो था सीजीएल 2024 के एस्पायरेंट के लिए, जो मैंने कंप्लीट इसमें आपको डिटेल एक जानकारी देने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपको हर एक चीज़, हर एक डाउट क्लियर हुआ होगा, कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या सोर्सेस फॉलो करने हैं, कौन सी जॉब प्रोफाइल आपके लिए सही है, और हर एक चीज़ जो भी डाउट है, कोई भी पोस्ट के लिए क्या एग्जाम होता है, सीजीएल क्या है, क्या एलिजिबिलिटी, हर एक चीज़, एग्जाम पैटर्न आपका क्लियर हुआ होगा, आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि सभी एस्पायरेंट्स तक जो कि पेड कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो अपनी सीजीएल की तैयारी कर सकें। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई और डाउट हो, किसी टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए हो, किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, कोई टॉपिक के रिगार्डिंग, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या मेरी इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होइएगा, मैं आपकी हेल्प जो है ज़रूर करूँगा। तो ऑल द बेस्ट सभी को सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन के लिए।